नमस्कार, स्वागत है आपका 5 का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की दिन भर की 5 वो बड़ी और अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कि कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरती रही। सबसे पहले बात होगी संसद के महासंग्राम की खबर से, जहां पर 17वें दिन भी कार्यवाही नहीं हुई है। मकर दौर के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, एक दूसरे को बैनर पोस्टर दिखाए और इस तरह से आज का दिन भी जाया हो गया। अब तक के जो कार्रवाई हुई है उसमें लगभग 155 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि संसद की कार्यवाही नहीं चली है। किस तरह से कौन से बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, बताएंगे आपको। दूसरी खबर मोहन कैबिनेट की है, जहां पर बड़े फैसले लिए गए हैं। किस तरह के ये बड़े फैसले जो आने वाले समय में क्या नए बदलाव लेकर आएंगे, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जो बेहद अहम खबर है। झीरम मामले को लेकर विशेष सुनवाई हुई है एनआईए की कोर्ट में और ये अंतिम सुनवाई चल रही है। हालांकि पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है, किन कारणों से नहीं हो पाई है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत चर्चित मामला है और लगातार देश और प्रदेश इस पर नजर बनाए हुए हैं। चौथी खबर पुणे से है। आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। 4 साल के मासूम को 7 कुत्तों ने किस तरह से नोचा है, किस तरह की ये घटना हुई है, ये आप सभी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी के आसपास परिवारों में छोटे बच्चे होते हैं। ऐसे में उनके लिए सतर्क रहना कितना जरूरी हो जाता है, ये खबर आपको बताएगी। 5वीं और आखिरी खबर होगी मौसम की। कुदरत का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट या कोई और सतर्कता का जो संकेत है वो दिया गया है। क्या हालात कहां पर बने हुए हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बात होगी। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले संसद की कार्यवाही की खबर से। हालांकि कार्यवाही ये शब्द बस रह गया है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से कार्यवाही नहीं हो रही है और सदन चल नहीं पा रहा है। विपक्ष जहां हंगामा कर रहा है कि चंदा चोरी पर और छात्रों पर पैलेट गन से इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री जवाब दे, सदन के अंदर आए, तो वही आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके पहले सत्ता पक्ष की तरफ से भी बैनर पोस्टर दिखाए गए और पूछा गया कांग्रेस के लोगों से, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, कि आखिरकार झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों से आप लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस पर प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राहुल झारखंड गए हैं, छात्रों से मिल चुके हैं। लोकसभा, राज्यसभा में भी हंगामा होता रहा। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बता दें आपको कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून के सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन है, यानी कि महज 2 दिन और बचे हुए हैं। 3 हफ्तों के दौरान संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। 34% कार्यवाही जहां राज्यसभा में हुई है, तो महज 29% कार्यवाही लोकसभा में हुई है। और अगर खर्चे की बात कर ली जाए तो 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए आता है, 1 घंटे का खर्चा 1.5 करोड़ आता है। और अब तक की जो कार्रवाई हुई है पिछले 17 दिनों में, ऐसे में 153-155 करोड़ रुपए अब तक के खर्च हो चुके हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो बिल पास होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। राहुल जी ने झारखंड के छात्रों के लिए, राहुल जी ने झारखंड के छात्रों के लिए, एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पैलेट गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा।
तो कुल मिलाकर अगर संसद में देखा जाए तो आपदा में अवसर और डबल स्टैंडर्ड की जो राजनीति है वो चल रही है। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कहीं ना कहीं तनातनी गतिरोध 17 दिनों से जारी है, आज भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। क्या जानकारी आ रही है आज की कार्यवाही को लेकर, आगे की कार्यवाही को लेकर, क्योंकि कल जाकर अमित शाह माने थे कि वो सदन के अंदर आएंगे। देखिए, लगातार विरोध जो है सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष दोनों की तरफ से देखने को आज पूरे दिन भर मिलता हुआ नजर आया। सबसे पहले सुबह मंगल मिलन बैठक हुई, उसके बाद में तमाम जो एनडीए के सांसद थे वो हाथ में जो पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी या फिर कहें कि जो झारखंड में जो है छात्रों के ऊपर हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ विपक्ष का जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन के अंदर आकर जो है चर्चा में भाग लेनी चाहिए। और जिस तरीके के सवाल जो है विपक्ष ने सीधे तौर पर रख दिए हैं कि आखिरकार छात्रों के ऊपर पैलेट गन समेत जो बर्बरता है वो क्यों होती हुई जो है नजर आई। इसके साथ साथ राम मंदिर का मसला भी जो है वो विपक्ष की तरफ से उठा दिया गया है। प्रधानमंत्री से भी जवाबदेही की मांग जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष जो है करता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो हंगामा है वो सदन के अंदर, चाहे लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, देखने को मिलता नजर आ रहा है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि कल ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आ सकते हैं और आकर जो स्टेटमेंट है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी तरफ एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है, जो FCRA बिल है उसको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि JPC को ये FCRA बिल जो है वो रेफर किया जा सकता है। ये मांग भी अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां वो सीधे तौर पर करती हुई जो है नजर भी आ रही थी। और खास तौर पर जो कांग्रेस है उसने तो इस बिल का विरोध जो है सीधे तौर पर किया था। तो निश्चित तौर पर अभी तक अगर बात करते हैं तो गतिरोध जो है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार बैठकें हो रही है। और कल सुबह भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो तमाम विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स की बैठक वो करती हुई नजर आएगी और आगे को लेकर जो फ्लोर मैनेजमेंट की स्थिति है वो बनाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अब 2 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में आगे की कार्रवाई किस तरह की होती है, क्या कुछ थोड़ा बहुत भी कामकाज हो पाता है क्या, ये देखना होगा। आप नजर बनाए रखिए। स्पर्श, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए रुक करते दूसरी खबर का, जो कि भोपाल से है, जहां पर मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपए को लेकर जो लागत लगनी है, 1757 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको खास तौर पर मंजूरी मिल गई है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इन फैसलों के बारे में, योजनाओं के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी और बताया कि कैबिनेट ने भोपाल विदिशा मार्ग के उन्नयन को मंजूरी दे दी है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत मौजूदा 2 लेन सड़क को विस्तार देकर 6 लेन किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल से शारजाह के लिए जल्द ही सीधी उड़ान की सेवा शुरू की जाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने तय किया है कि इच्छावर में सोयाबीन रिसर्च यूनिट के लिए जमीन निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही साथ देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की एकल सदस्यीय न्यायिक जांच करने की बात भी कही गई है। तो कई अहम फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट में, खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर जो लंबे समय से इंतजार था, उस परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे भोपाल विदिशा मार्ग के उन्नयन के साथ ही भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत 2 लेन सड़क को 6 लेन में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, औद्योगिक तौर पर एक बड़ा मौका मिलेगा विस्तार करने के लिए, विकास करने के लिए। पहले जहां हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा उसकी कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और कल जो पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू हुई हैं। इंदौर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उसमें शामिल है। भोपाल से शारजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है। एक अग्नि दुर्घटना हुई थी, उसमें भी सरकार ने तय किया है कि एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन उसमें किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस घटना में जो भी दोषी हैं कार्रवाई भी करने में हम सरकार सक्षम हो सके, इस बात के लिए
निर्णय किया गया था। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा हो, एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं, 2 लेन से 4 लेन करेंगे इसको। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मेट्रोपॉलिटन का जो प्रोजेक्ट है वो लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था, ऐसे में अब ये जो मंजूरी मिली है ये कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे देवास पटाखा फैक्ट्री मामले को लेकर एकल सदस्यीय न्यायिक जांच करने की बात कही जा रही है, कितना बड़ा ये फैसला है और एक लंबा वक्त लग गया इस फैसले पर आने के लिए? निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और एक साथ कई सारे बड़े फैसले जो हैं मौन कैबिनेट के अगर देखें तो इस बैठक में हुए हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो जो जन विश्वास अभियान है उसको लेके एक फीडबैक रिपोर्ट ली गई है और उसको लेके जो है मुख्यमंत्री ने संतुष्टि जाहिर की है। मध्य प्रदेश में 1000 नए होम स्टे बनाने का प्रस्ताव है जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेट्रोपॉलिटन भोपाल को बनाना है उसके लिए जो आज राशि की मंजूरी मिली है 1757 करोड़ की जो राशि की मंजूरी है, ये निश्चित रूप से राजधानी भोपाल और उसकी सराउंडिंग विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, इन सब का भी जो है कहीं ना कहीं विकास करेगी। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो आज पारित किया गया है। लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा भी कि जो देवास पटाखा फैक्ट्री है उसकी अब जो है जुडिशियल जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी जो है उसके गठन को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ में भोपाल विदिशा की बात करें तो 4 लेन जो लगातार मांग हो रही थी लंबे समय से, उसको लेके भी जो है आज मंजूरी मिल गई है, क्योंकि काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा आवाजाही वाला ये रोड काफी सकरा था, लेकिन आज उसके लिए भी राशि मंजूर की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। झीरम घाटी कांड को लेकर अंतिम सुनवाई चल रही है और एनआईए की कोर्ट में विशेष अदालत में यह सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें रखी है। न्यायालयीन समय समाप्त होने की वजह से ये बहस हालांकि पूरी नहीं हो पाई है और न्यायालयीन समय समाप्त होने के बाद अब इंतजार है कि आगे इस पर किस तरह की सुनवाई होती है, क्योंकि फिर से एक बार इस पर सुनवाई होनी है। 11 आरोपियों के खिलाफ यह अभियोजन चल रहा है, सभी ने अपनी अपनी दलीलें लगभग रख दी है। एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बचे हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए 101 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए। गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों के साक्ष्यों के आधार पर मामला अब अंतिम बहस के लिए चला गया है और प्रकरण की सुनवाई पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर लगातार बनी हुई है। मामले में सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के बयानों पर अजय चंद्राकर ने तंज कसा है, कहा है कि कांग्रेस को सच्चाई नहीं बल्कि राजनीति चाहिए। अब ऐसा है कि कांग्रेस के नेता खुद ही जज बन जाए, जितने दिन की जांच हुई उसको पढ़ ले, अपने कांग्रेस भवन में फैसला सुना ले। उनको तो भरोसा है नहीं, उनको तो झीरम में राजनीति करनी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक नायडू जुड़ चुके हैं। अशोक, आज कोर्ट में झीरम को लेकर बहस हुई है, किस तरह का पक्ष रखा गया है दोनों पक्षों की तरफ से, अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से? साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि इसमें चूंकि कांग्रेस के नेता ज्यादा पीड़ित रहे हैं, क्या दलीलें रही है, आगे की सुनवाई कब होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह 11 बजे से आज दूसरे दिन झीरम मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। हालांकि दोपहर 2 बजे तक अभियोजन की ही सुनवाई हो सकती, क्योंकि कल
जो सुनवाई शुरू हुई थी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक, लेकिन उसमें सारी बातें सामने नहीं आ पाई थी, जिसके चलते आज फिर से एक बार 11 से 2 बजे तक करीब अभियोजन पक्ष की सुनवाई हुई और उसके बाद 3 बजे के बाद जो बचाव पक्ष है उनकी सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुनवाई अभी भी जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी 10 से 15 मिनट तक और सुनवाई चल सकती है, जिसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस सुनवाई के बाद क्या कुछ निर्णय आएगा या फिर अगले दिन ये जो सुनवाई की डेट बढ़ाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद बचाव पक्ष को समय दिया गया था, लेकिन इन 2 घंटों में पूरी तरह से जो बचाव पक्ष है वो अपनी पक्ष नहीं रख पाई, दलीलें नहीं दे पाई, तो 1 दिन का समय और बढ़ सकता है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन 15 मिनट के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ सुनवाई हुई है। दोनों ही पक्ष के, जिसमें अभियोजन और इसके अलावा बचाव पक्ष के दोनों वकील बाहर आएंगे और उसके बाद जानकारी मिल पाएगी कि आखिर आज के अंतिम बहस में क्या कुछ सुनवाई हुई है। जी बिल्कुल, 101 गवाहों से गवाही ली गई है इस मामले में अशोक, और कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल था। ऐसे में आज जब ये सुनवाई चल रही थी तो क्या कोई बड़ा नेता भी वहां पर पहुंचा था? और साथ साथ समझना चाहते कि इसमें चूंकि अब 11 में से सिर्फ 10 लोग बच गए हैं, उनका क्या फीडबैक रहा है, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आज केंद्रीय जेल से 10 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था और ये सभी दरबार इलाके के हैं। हालांकि कुल 150 आरोपी थे, जिसमें से कई बड़े नक्सली लीडर भी शामिल थे जो अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराए गए। इसके अलावा गिरफ्तार नक्सलियों के भी बयान दर्ज हुए और जो सरेंडर किए हैं नक्सली उनसे भी बयान दर्ज हुए और खुद कांग्रेसियों ने हलफनामा दे के अपने बयान दर्ज कराए हैं। हालांकि आज निगाहें बनी रही कि कोई बड़ा कांग्रेसी नेता यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई भी कांग्रेसी यहाँ पहुंचे। लेकिन सभी को न्याय की उम्मीद है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे जो शहीद हुए इस घटना में मारे गए लोग हैं उनके परिवार वाले, उन्हें भी न्याय की उम्मीद है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अंतिम सुनवाई जो आज हो पाती है या फिर इसका डेट, अगला डेट निकल कर सामने आता है। अब पूरी तरह से निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आप फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर पुणे चिंचवड़ से है, जहां पर आवारा कुत्तों की वजह से रहवासियों का रहना दुश्वार हो चुका है। 4 साल की मासूम बच्ची को घर के बाहर 7 कुत्तों ने इस तरह से नोचा कि बच्ची के माथे पर 80 टाके आ गए, जांघ पर भी चोट के निशान हैं। और परिजनों ने पास में ही बच्ची को भेजा हुआ था कुछ फूल पत्ती लाने के लिए, और उसी दरमियान महज 43 सेकंड के अंदर ये कुत्ते बच्ची को नोचते हैं। तस्वीरें इस तरह की है कि आपको ब्लर करके हमको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि विभत्स से ये तस्वीरें हैं। पहले 2 से 3 कुत्ते आते हैं और देखते ही देखते उनकी संख्या बढ़कर 7 हो जाती है। 43 सेकंड में ही इतना ज्यादा उसको नोचते हैं ये कि वो एक तरीके से बेसुध सी हो जाती है। उसके बाद आसपास के लोग घरों से निकलकर दौड़ के भागकर आते हैं, वहां पर तुरंत उसको अस्पताल ले जाया जाता है। तो जहां पर जानकारी अब यह आ रही है कि उसके माथे पर 80 टाके लगे हैं। तो लगातार ये स्थिति लगभग हर शहर की है, जहां पर आवारा कुत्ते, मवेशी कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। हालांकि कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट शेल्टर होम की बात कर चुका है। तो आवारा कुत्तों से कैसे बचे, ये हम भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पर बच्चों को तो बिल्कुल भी आवारा कुत्ते जहां पर आसपास हो उनसे दूर रखें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कई बार परिजन ये सोचते हैं कि बच्चे आसपास ही खेल रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आसपास के जो कुत्ते होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो हमला करते हैं और इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। तो जरा सी लापरवाही और दुर्घटना घटी और यही स्थिति बनती है, और इसको लेकर एक गंभीरता दिखाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि लगातार लगभग हर शहर की यही कहानी है। क्योंकि आवारा जो कुत्ते हैं उनकी ना नसबंदी हो रही है, ना उनको बाहर छोड़ा जा रहा है। मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं, उनकी वजह से दुर्घटनाएं अलग होती है। कुत्ते घरों के आसपास अलग अलग इलाकों में अलग लगातार संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, यही ये हादसे बताते हैं।
और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर कुदरत के कहर से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार देश में मानसून कई राज्यों में इतना ज्यादा सक्रिय हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो आफत की बारिश साबित हो रही है। चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश के कई जिले हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिले हो, जहां पर स्थितियां बेहद चिंताजनक बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से बारिश का कई जिलों में दौर जारी है। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में भी यही हालात है। गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर है। फर्रुखाबाद और बिजनौर में गंगा का पानी हाईवे तक पहुंच गया है। 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। फर्रुखाबाद में 25 मकान गंगा में समा चुके हैं। राजस्थान के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हाड़ौती क्षेत्र में 12 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत में लो प्रेशर एरिया और मानसून टर्फ सक्रिय है। आईएमडी ने 11 और 12 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इधर छत्तीसगढ़ के लिए भी कहा गया है कि फिलहाल 2-4 दिनों के लिए बारिश थोड़ी थम सकती है, उसके बाद बारिश तेजी से आ सकती है। तो कुल मिलाकर कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा मानसून का असर है, तो कहीं पर फिलहाल कुछ समय के लिए बारिश रुकी हुई है। कुछ जगहों पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, वहां पर असम में स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं। कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। असम की स्थिति आप सभी जानते ही है, 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शासन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो ऐसे जगहों से दूर रहे जहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कहीं तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज्यादा, एक जिले में एक से ज्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है, तो आसपास के जिलों से प्रदेश स्तर पर भी तालमेल करें। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।